बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, आज नए साल का पहला दिन है और ज़िंदा कौमें, आगे बढ़ने वाली कौमें हमेशा से यही करती हैं कि अपने गुजरे हुए साल का मुहासबा करती हैं, जायज़ा लेती हैं और आने वाले साल के लिए मनसूबाबंदी करती हैं। बल्कि जदीद तरक्की याफ्ता कौमें तो अपने कई साल की मनसूबाबंदी करके बैठी होती हैं और अगले आने वाले सालों के लिए सोचती हैं कि उन्हें आगे कैसे बढ़ना है, अपनी मैशत को कैसे ठीक करना है, अपने सियासी निज़ाम को ठीक कैसे करना है और मुल्क के अंदर जो एक माशरती चेंज होती है उसको कैसे अडॉप्ट करना है, उसके साथ कैसे चलना है। फिर दुनिया में जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही होती हैं उनके मुकाबले में अपने आप को तैयार कैसे करना है, इसलिए कि दुनिया के जोग्राफिये बदलते रहते हैं, दुनिया के हालात बदलते रहते हैं, साथ साथ दोस्त और दुश्मन ममालिक बदलते रहते हैं। इसलिए कौमें आगे वही बढ़ती हैं जो अपना जायज़ा लेती हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम दावा तो करते हैं, हम कहते हैं कि अगले आने वाले साल में हम ये कर लेंगे और मुख्तलिफ मनसूबों का ऐलान भी करते हैं, लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद हम पीछे मुड़ कर तक नहीं देखते कि वो मनसूबे कहाँ चले गए। फिर सियासी हुकूमतें एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बारिश करती हैं, कहती हैं कि आने वाला साल और मुश्किल तरीन साल होगा। पार्लियामेंट की बात की जाए तो पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ उससे भी कोई सबक नहीं सीखता कि हर रोज़ की लड़ाई और हर रोज़ की लड़ाई के बाद जो आवाम का एतमाद उठता है अपने पूरे पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर, उस पर भी हमें कभी गौर करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट आपकी नज़र से गुजरा होगा। उन्होंने कहा कि 2022 का साल इस लिहाज से बेहतर होना चाहिए कि हमें आपस में तलखियाँ कम करनी हैं। अपोजिशन को और हुकूमत को मिलकर पार्लियामेंट, मैशत और मुल्क के जो मसाइल हैं इलेक्शन के हवाले से, उनको भी उस पर बातचीत करके और उस पर मुज़ाकरात करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये ख्वाहिश तो बड़ी अच्छी है जो फवाद चौधरी साहब ने जिसका इजहार किया है, लेकिन क्या वाकई सारी हुक्मरान जमात यही चाहती है कि अपोजिशन के साथ मिल के वो आने वाले साल की मनसूबबंदी करे और पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसका मुकाबला किया जा सके। ये आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू होगा, जिसमें हम जायज़ा लेंगे कि क्या वाकई 2021 का साल पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का साल था। 2022 में जो हुकूमत की तरफ से दावा है कि ये बेहतरी का साल हो सकता है, डेवलपमेंट का साल हो सकता है, इकानमी को बेहतर करने का साल हो सकता है, क्या हुकूमत इस दावे पर पूरा उतर पाएगी? और साथ साथ अपोजिशन जो अभी से तनकीद करती दिखाई देती है, हुकूमत की जाने की बातें कर रही हैं, क्या वाकई इंतखाबात 2023 की बजाय 2022 में भी हो सकते हैं? इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर साफ़ी तजियाकार जनाब मुजीबुर्रहमान शामी साहब और उनके साथ मुल्क के सीनियर साफ़ी और तजियाकार जनाब नज़ीर लगाई साहब भी मौजूद हैं। और हम कोशिश करेंगे कि मुल्क के नामवर जो तजियाकार हैं, जो साफ़ी हैं, जिन्हें पूरे मुल्क के मुख्तलिफ हालात को मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान की पॉलिसियाँ बनते बिगड़ते हुए देखा है, उनसे भी जायज़ा लें कि 2021 का साल कैसा रहा, 22 कैसा होगा। मुजीबुर्रहमान शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। प्रोग्राम का आगाज़ अगर आपसे किया जाए, 2021 का साल अगर आप मुख्तसरन उसका जायज़ा लें, कैसा रहा मैशत के लिहाज से, सियासत के लिहाज से, मुल्की मसाइल के लिहाज से, और 2022 से आपको क्या उम्मीदें हैं? देखिए, 2021 का साल जो है वो वैसा ही रहा जैसा कि रहना चाहिए था। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कोई ताल्लुकात कार बहाल नहीं हो सके। हुकूमत अपोजिशन को निशाना बनाती रही और अपोजिशन जो है हुकूमत पर दबाव बढ़ाती रही, लेकिन हुकूमत अपनी जगह मौजूद रही। इस लिहाज से ये उसकी एक बड़ी कामयाबी है। उसको नुकसान पहुंचा है कि बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं और खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन पाकिस्तान के हालात पर अफगानिस्तान के हालात बड़े गहरे असरात को रतब करते हैं। तो ये जो साल गुजरा है, अफगानिस्तान में जो तब्दीली आई है उससे पाकिस्तान के हालात मुस्बत तौर पर मुतासर हुए हैं और हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जो हमारी जंग थी वो लगता है कि वो अपने कामयाबी को पहुंचेगी और जो ग्रुप यहाँ बरसरे पैकार थे उनसे भी ओहदा बरा हुआ जा सकेगा। और जो भारत जो है उसने आमादगा बना रखा था अफगानिस्तान को साजिशों का, कि वो भी उसको उसमें अजीमत उठानी पड़ी है। तो ये एक अफगानिस्तान के हवाले से तो पाकिस्तान की ये सरहद जो है महफूज हुई है और ये एक अच्छी खबर थी। लेकिन मईशत आपको दरपेश है, महंगाई जो है उसमें इजाफा हुआ है
यकीनी में इजाफा हुआ है। और वज़ीर आज़म इमरान खान अगर से कह रहे हैं कि लेकिन यही उम्मीदों ने 2021 की आमद पर भी दिलाई। तो अंदाजा तो ये है कि ये साल जो है आने वाला मुश्किलात का साल था और पाकिस्तानियों के लिए कोई किसी बात इसमें नहीं होगी कि मईशत पैर जारी रहेगा। शामी साहब 2022 हुकूमत के लिए अच्छा होगा या अपोजिशन के लिए? अपोजिशन जो है वो तो अब दबाव में आई है, क्योंकि अब इंतखाबात जो है वो करीब आते जा रहे हैं और वो जो हुकूमत का अरूज का दौर था वो तो अब तो इंतखाबात है। अगर मैं थोड़ी सी आपकी आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। नज़ीर लगारी साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, 2022 हुकूमत के लिए मुश्किल का साल होगा या अपोजिशन के लिए? पाकिस्तान के अवाम के लिए मुश्किल का साल होगा। हुकूमत इसी तरह से अपनी कामयाबियां गिनवाती रहेगी और अपोजिशन हुकूमत की नाकामियां गिनवाती रहेगी। हुकूमत और अपोजिशन बाज़ औकात बाज़ हालात में, मखसूस हालात में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को पीट करके मगर एक दूसरे की हिमायत करेंगे और मुश्किल में हुकूमत पड़ रही होगी तो अपोजिशन उसकी रेस्क्यू के लिए आएगी। अब तक जो कानून साजी हुई है वो इस हुकूमत के लिए कानून साजी करना तकरीबन नामुमकिन हो सकता था। हम ख़ास तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी के बतौर सेनेटर इलेक्शन के बाद के हालात को अगर देखें या इलेक्शन होने के अमल को देखें तो अपोजिशन कुछ भी कर सकती थी, लेकिन अपोजिशन ने और हुकूमत ने एक दूसरे के साथ पीठ करके हाथ मिलाए रखा और अवाम को एक बदहाली के जजीरे में छोड़ दिया। अवाम बदतरीन हालात का शिकार हुए, शदीद महंगाई का शिकार हुए और अवाम की उम्मीदें दम तोड़ती रहीं, अवाम के ख्वाब बिखरते टूटते रहे, मगर ना इसका ख्याल अपोजिशन को आया, ना हुकूमत को आया, ना हैयत मुक़्तदरा को आया, ना पाकिस्तान की ताकत के मराकज़ को आया, ना इंसाफ के मराकज़ को आया, ना हमारी पार्लियामेंट को आया। तमाम लोग जो हैं अपने अपने काम में लगे रहे और तमाम मुश्किलात झेल रहे हैं और गालिबन इस साल भी वही मसाइल झेलते रहेंगे। इलेक्शन का साल कहा जा सकता है क्योंकि अपोजिशन ये डिमांड करती नजर आती है कि कब्ल अज़ वक्त इलेक्शन होने चाहिए। क्या 2022 में इलेक्शन हो सकते हैं या इलेक्शन 2023 में ही होंगे? अपोजिशन कुछ भी कर सकती थी, लेकिन अपोजिशन ऐसा करने के मूड में नहीं है, सिर्फ बातें करना चाहती है और अपोजिशन लोगों को बातों में लगाए रखना चाहती है। अपोजिशन कुछ करने के मूड में नहीं है। अपोजिशन के पास बहुत क्लियर चांस मौजूद था जब इन्होंने इलेक्शन में हुकूमत को सेनेट के इलेक्शन में कौमी असम्बली में हरा दिया, तो जरा सी मेहनत के बाद वो कुछ भी कर सकती थी, वो चेंज ला सकती थी मगर नहीं लाई। लेकिन वजह क्या नज़ीर लगारी साहब, क्यों नहीं लाना चाहती अपोजिशन? चेंज क्यों नहीं लाना चाहती? इन हाउस तब्दीली नहीं लाना चाहती, हुकूमत को हटाना नहीं चाहती? मैं अर्ज करता हूँ, वो डिक्टेशन पर अमल कर रही है, हुकूमत अपनी डिक्टेशन पर अमल कर रही है और वो अपनी अपनी हदूद तय कर चुके हैं, बल्कि उनको हदूद तय कर दी गई हैं कि आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे और आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए ये आराम से चैन से एक दूसरे के साथ अपनी उसी दी गई सहूलत के मुताबिक जो पाकिस्तान की हैयत मुक़्तदरा ने अता की है, और वो भी उनकी बेचारों की भी अपनी मजबूरियां हैं। ये जो हम कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट होगी, कोई चीज़ होगी और कोई अथॉरिटी भी होगी और उसके कोई ताकत के मुख्तलिफ मराकज़ भी होंगे, अदलिया में होंगे, इंतजामिया में होंगे, पार्लियामेंट में होंगे, मीडिया में होंगे और जगहों पर होंगे, लेकिन असल में जो एब्सोल्यूट पावर है वो हम बाहर से ड्राइव करते हैं और हमें जो है वो किसी ना किसी शक्ल में, अब हमारे यहाँ अगरचे पेंटागन के, स्टेट ऑफिस के, कैपिटल हिल के, व्हाइट हाउस के फेरे लगे ना लगे, लेकिन हमारी तारें वहीं से जुड़ी हुई हैं और हम दी गई हिदायत के मुताबिक अमल करने के बहुत होशियार हैं और हम तेजी से अमल करते हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब, 2022 इंतखाबात का साल हो सकता है। दूसरी तरफ ये भी इल्ज़ाम लगता है कि अपोजिशन के ऊपर कि अपोजिशन चाहती नहीं इन हाउस तब्दीली
अपोजिशन मुतफिक नहीं है इन हाउस तब्दीली के लिए, हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ा मार्का मैदान में उतर कर लड़ना नहीं चाहती है अपोजिशन? देखिए, जो इन हाउस तब्दीली है इसमें तो अपोजिशन यकसुर नहीं थी, और उसकी बड़ी वजह यह थी कि मुस्लिम लीग नून इस तरह की किसी कोशिश का साथ देने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी अगरचे कहती रही कि हम ये तब्दीली ला सकते हैं, इसके लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मसला ये था कि अगर इस हुकूमत को आप पूरा जोर लगा के उस तब्दील भी करने में कामयाब हो जाए तो फिर हुकूमत बनाएंगे कैसे आप? अवलन तो ये बड़ा एक अपहिल टास्क था कि हुकूमत को तब्दील कर दिया जाएगा, और फिर तब्दील अगर होगा तो हुकूमत की जगह कौन लेगा? तो अगर आप एक ढीली ढाली कोलिशन जो है वो बनाते हैं, उससे तो फिर इमरान खान साहब की जो सियासत है उसको तक़वियत मिलती। तो मैं समझता हूँ कि ये बात तो दुरुस्त थी कि जो इन हाउस चेंज लाने की कोशिश नहीं की गई, अपनी तवानाई को ज़ाया नहीं किया गया, और अभी यही सूरत हाल बरकरार है। मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि जो भी तब्दीली आए वो इंतखाब के जरिए आए, और इंतखाब जो है उसके लिए दबाव बढ़ाया जाए, और वो उसको जितना मुनसफाना बनाया जाए और आज़ादाना बनाया जाए। और अब ये आसार ऐसे हैं कि उसको इसमें कामयाबी हो जाएगी, और जो आने वाले इंतखाबात हैं उनके बारे में ये तासुर नहीं होगा कि उसमें कोई मुदाखलत हुई है या किसी को कोई ताकत फराहम की गई है या किसी की ताकत कम करने की कोशिश की गई है। शामी साहब, जो फवाद चौधरी साहब ने जिस अज़म का इजहार किया है, जिस ख्वाहिश का इजहार किया है कि 2022 में तमाम अपोजिशन की जमातें और हुकूमत इख्तलाफात भुला कर पार्लियामेंट की बालादस्ती, इलेक्शन रिफॉर्म्स, मईशत की बहाली के लिए मिलकर किरदार अदा करें, ये फवाद चौधरी साहब की ज़ाती ख्वाहिश हो सकती है या आपको लगता है हुकूमत की ख्वाहिश भी अब ऐसी है? देखिए, ये जो ख्वाहिश है, फवाद चौधरी साहब खुद ही इस तरह की ख्वाहिश का इजहार भी करते हैं, और फिर उसको खुद ही नाकाम भी बना देते हैं। पहले भी उन्होंने एक दो बार इस तरह की उम्मीद जाहिर की है, लेकिन फिर इसमें कुछ तसलसल बरकरार नहीं रहा उनके रवैये में। और जब तक इमरान खान साहब अपनी पोजीशन वाज़ेह नहीं करते और वो यकसुनी होते इस मामले में, मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब की ख्वाहिश से या ट्वीट से मसला हल नहीं हो सकता, ना कोई तब्दीली वाक़ई हो सकती है। इमरान खान साहब को अपोजिशन को तस्लीम करना होगा, उससे बातचीत के लिए खुद को आमादा करना होगा, और तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, वरना अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कोई ताल्लुकात कार जो है कायम नहीं हो सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब। यहाँ ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे 2022 का साल पाकिस्तानी अवाम के लिए, सियासत के लिए, हुकूमत के लिए कैसा हो सकता है। गुलाम, एक बार फिर खुशामदीद इफ्तिखार अहमद साहब, ये बताइएगा कि 2021 को मुल्की हवाले से आप कैसा देखते हैं? 2021 के बारे में ये मैं कहना चाहता हूँ कि हर लिहाज से एक बुरा साल, ख़ासतौर पे माशी सूरत अगर हम देखें तो पिछले कई सालों से मुकाबला किया जाए तो ये एक ऐसा साल है जिसमें लोगों की माशी ज़िंदगी ख़राब हुई है, बदतर हुई है, उसमें ख़राबी ज़्यादा आई है। जहाँ तक सियासी मामलात का तल्लुक़ है तो जूँ के तू रहे, हम इसी बहस में उलझे रहे, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा, कोई कह रहा है हम ला रहे हैं, हम उनको तलब कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम नहीं आ रहे हैं। ये बहस होती रही जिसका अवाम के मसाइल के हल से कोई ताल्लुक़ नहीं था। पहले सहाफ़त के लिए इफ्तिखार अहमद साहब, ये साल कैसा रहा मीडिया के लिए? सहाफ़ती लिहाज से भी कोई इतनी बड़ी हमारी कामयाबी नहीं है, बल्कि सहाफ़त में फ़ेक न्यूज़ की इंट्रोडक्शन हुई है, और ये एक बहुत अफसोसनाक अमल है कि फ़ेक न्यूज़ से लोगों का एतबार उठ जाएगा इन लफ्ज़ों के ऊपर से जो हम पेश करते हैं, जो हम कहते हैं, जो लिखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा साल उस लिहाज से भी। नज़ीर लगारी साहब, यही अगर बात आपसे पूछी जाए कि मीडिया के लिए 2021 कैसा रहा और 2022 कैसा होगा, क्या कहेंगे आप इस पे? तो ये कि तब्दीली कहीं नहीं आई है चीज़ों में कि हम ये कहें कि ये
इतनी बेहतरी आ चुकी थी और मज़ीद इतनी बेहतरी की गुंजाइश है, बेहतरी नहीं हुई है। मीडिया मालिकान का रवैया भी तकरीबन वही रहा है कि आप देखेंगे कि कहाँ-कहाँ तमाम इदारों ने कमोबेश अपने जो है वो हायरिंग का सिस्टम तब्दील करके आउटसोर्स लोग करने शुरू कर दिए। सबसे बड़े मीडिया ग्रुप ने ऐसा किया है और उसके बाद बाकी मीडिया ग्रुप्स ने भी इस तरह से किया है। और सहाफ़ियों को जॉब प्रोटेक्शन के अलावा उनकी उनकी जो ड्यूरिंग ड्यूटीज़ उनको भी प्रोटेक्शन नहीं है। और फिर देखें आप जो मुख्तलिफ शहरों में बाज़ इदारे देते हैं, लेकिन मुख्तलिफ शहरों में जो उनके ब्यूरोज़ हैं और दीगर लोग हैं, उन बेचारों के भी रोज़गार का मसला रहता है। और जो बुरी गवर्नेंस होती है उसका सबब एक ये भी होता है कि शहरों से बाहर या खुद शहर में बैठे हुए लोग जो हैं वो ख़बरों पर समझौता कर लेते हैं और वो अवॉइड करते हैं पंगा लेना किसी भी ज़िला अफसर के साथ, किसी भी किस्म के आदमी के साथ। तो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं बेचारे, वो अपने हालात की वजह से होते हैं। और मेरा ख़्याल ये है कि ऐसे लोगों को सहाफ़त में नहीं आना चाहिए जो ये समझें कि जनाब उन्हें बहरहाल कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में देखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ये रहा है कि वर्किंग जर्नलिस्ट जो जब फील्ड में होता है तो उसकी जान को खतरा रहता है। आपने देखा है कि भुंग ज़िला तहसील सादकाबाद ज़िला रहीम यार खान में प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट को बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, झूठा मुकदमा बनाया गया, फिर तशद्दुद किया गया। इस तरह का वाक़या जो है वो ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में हुआ, इसी तरह का वाक़या ज़िला डेरा गाज़ी खान में हुआ और कई अज़ला में हुआ। अच्छा, जो बड़े शहरों में होते हैं वाक़यात वो रिपोर्ट हो जाते हैं, छोटे शहरों में होने वाले रिपोर्ट जिस बेदर्दी से जामपुर में सहाफ़ी अहमद नवाज़ रां को जिस बेदर्दी से पुलिस ने तशद्दुद का निशाना, उसका कोई जिस्म का हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ तशद्दुद ना किया गया हो। वजह ये सिर्फ ये थी कि उसने MNA की करप्शन की और जो उसके अंदर बैग्स हैं उनकी तफसीलात बताई थी और उनके जो MNA थे, MNA के जो वहाँ उनका फ्रंटमैन था, उसने अपनी निगरानी में बैठकर खुद भी तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस को भी उसने इस्तेमाल किया। जो वो थे हमारे भुंग प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट, उन पर आप देख नहीं सकते थे कि किस तरह का वहशियाना तशद्दुद किया गया। तो ये चीज़ें होती रही हैं सहाफ़ियों के लिए। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारे डेरा गाज़ी खान में एक सहाफ़ी हैं शेर अफ़गान बोज़दार, हालांकि बोज़दार कबीले के हैं और वज़ीर आला के अपने इलाके से हैं। उनको टार्चर किया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया कि DPO का मूड ख़राब हो गया उनकी किसी बात से, किसी खबर से। तो इस तरह से लोगों को निशाना बनाया जाता रहा है। जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन होते हैं वहाँ सहाफ़ियों की ज़िंदगी हमेशा ख़तरे में रहती है और बहुत से सहाफ़ी हमारे पिछले दिनों में दोस्त जो हैं वो अपनी जान से गए हैं। तो सहाफ़त एक कोई ऐसा पेशा नहीं रहा है कि जो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो खुद कफ़ील बना सके, आपको किसी का मोहताज ना रहने दे। तो बाज़ लोग हैं जो शहरों में होते हैं, उनके लिए मौक़े भी होते हैं और वो जो है अपनी अच्छी वेजेस भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो दूर दराज इलाकों में होते हैं उनके मसाइल बड़े होते हैं सहाफ़ियों के। और सहाफ़त के लिए मजमूई तौर पर ये दौर जो है बहुत ही ख़राब साबित हुआ इस लिहाज से कि एक तो कन्फ्यूजिंग रही है कि हमारी जो मिनिस्ट्री होती है, अज़हर अब्बास साहब बैठे हैं, वो तो खैर इस बात के खिलाफ हैं, वो कहते हैं कि इस मिनिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, अबॉलिश कर देना चाहिए। और हम भी समझते हैं कि ऐसी मिनिस्ट्री की क्या ज़रूरत है। आप फिर एक नई मुसीबत आ गई है पैमरा की। पैमरा जो है वो चीज़ों को उस तरह से समझता ही नहीं है जिस तरह से चीज़ें पेश की जा रही होती हैं, वो एक तरफा बैठ कर नोटिस जारी कर देता है। तो बहुत सी हमारे लिए हिडेंस रही हैं और बहुत सी मुश्किलात का सामना किया जाता रहा है। आप इसको अच्छा नहीं से कह सकते। मौजूदा हुकूमत ने बतौर गवर्नमेंट इस मुल्क के अंदर 2021 में या 20 में या 19 में मीडिया को ख़राब ही किया है और मीडिया को जो है वो इस काबिल नहीं रहने दिया है कि लोग एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें और अपना काम ईमानदारी से करते हुए आगे बढ़ सकें। ठीक है, नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद है। नासिर बेग चुगताई साहब, ये बताइएगा कि 2021 को अब सियासी, माशरती और सहाफ़ती एतबार से कैसा देखते हैं? जहाँ ताल्लुक सियासी साल का है,
मुकम्मल शाही साल रहा और सियासी अदम इस्तेहकाम भी रहा, सियासी खलफशार भी रहा और सियासत ने एक और गंदा टर्न लिया जब लोगों पर रकीक हमले किए गए उन पर दोनों तरफ से। और फिर पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ, जो गालियाँ पार्लियामेंट में दी गई एक दूसरे को, सुनी आपने सुनी होंगी और हम लोग ये टू लगाते रहे उसके ऊपर शर्मा कर। तो पार्लियामेंट के अंदर था, हुकूमतें कोई सियासत नहीं की, हुकूमतें पार्लियामेंट चलाने की कोई कोशिश नहीं की। जिम्मेदारी हुकूमत की है कि पार्लियामेंट चलाए, उसने असल में कोई जिम्मेदारी अदा ही नहीं की। हुकूमत नहीं की, असल बात ये है। और मैं ये भी कहूँगा कि एक साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हुकूमत नहीं की और अपोजिशन ने नहीं की। अपोजिशन भी डामाडोल रही, कभी लॉन्ग मार्च, कभी शॉर्ट मार्च, कभी मिडिल मार्च, और कभी अदम एतमाद, कभी एतमाद। ये सब आपस में ये लोग खेलते रहे, एक दूसरे को गेंदें देते रहे। तो जहाँ तक ताल्लुक माशरत का है, माशरती मसाइल का बहुत बढ़ गए, हादसे बढ़ गए। जिस माशरे में जुर्म बढ़ जाए वो माशरा बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। और आप देखिए पिछले साल में जुर्म बढ़ा है। अपना लाहौर देखें आप और इस्लामाबाद देखें, यहाँ जो जराइम की शरह थी पहले, वो अब तो 100 गुना बढ़ चुकी है। कराची में हमने काबू पा लिया था जराइम पर, यहाँ भी शुरू हो गए जराइम दोबारा। तो एक नई वेव आई है जराइम की, स्ट्रीट जराइम की और क्राइम की। और मुझे लगता है ये कि ये लीड करेगी टुवर्ड्स अनस्टेबिलिटी। सहाफ़त के बारे में आपको पता है कि हर दौर में सहाफ़त पाबंद रही है। उनका मीडिया अथॉरिटी बिल वगैरह तो नाकाबिल कबूल था, सहाफ़ियों ने कर दिया। अब सवाल मसाइल कुछ कोर्ट के अंदर हैं, उनका फैसला होने दें, देखते हैं वहाँ कहाँ जाते हैं। लेकिन सहाफ़त दबाव में रही। बेग साहब, माशी हालात का आपने तज़किरा ही नहीं किया। माशी हालात इस मुल्क के इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है उस पर तनकीद हो रही है कि हुकूमत उनको संभाल नहीं पाई। जहाँ तक माशी सूरत हाल का ताल्लुक है, वो तो अब इस पर बहस हो नहीं सकती। बहुत बुरी रही, बहुत अबतर रही। इस साल ही नहीं, थ्रूआउट 2018 से लेकर आज तक हर पॉलिसी नाकाम। पॉलिसी है ही नहीं, पॉलिसी कोई थी नहीं। वज़रात बदले गए, सेक्रेटरीज बदले गए, इंतज़ामिया बदली गई, FBI में तब्दीलियाँ आई, फाइनेंस में तब्दीलियाँ आई। एक अपनी पॉलिसी कोई थी नहीं। गरीब का नारा बहुत था, लेकिन गरीब को और गरीब किया गया। जहाँ तक ताल्लुक़ है ऊपर जाने का, तो ऊपर पता नहीं कौन गया, मुझे नहीं पता, लेकिन लोग नीचे ज़्यादा आए, गुर्बत की तरफ आए। जो मिडिल क्लास थी वो गरीब हो गई, जो अपर मिडिल क्लास थी मिडिल क्लास में आ गई। कार वाला बाइक पे आ गया, बाइक वाला साइकिल पे आ गया। अब पेट्रोल प्राइस दोबारा बढ़ी है 2022 में, वही हर महीने बढ़ेगी 4-4 रुपये, कम से कम 4-4 रुपये। बुरी हालत है और अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया जनाब नासिर बख्तियारी साहब। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे हुकूमत के चैलेंजेस की और साथ साथ हुकूमत की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं 2022 के वाले, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। नज़ीर लगारी साहब, ये बताइएगा कि 2022 में क्या हुकूमत अपने मसाइल पर काबू पा सकेगी? क्योंकि अब हुकूमत के लिए ये बड़े अहम जो है अरसा बचा है। इसमें हुकूमत ने अपने जो दावे किए हैं उनको भी पूरा करना है, डेवलपमेंट के काम भी करने हैं और अगले इलेक्शन की तैयारी भी करनी है। नजर लगाई साहब, आपकी आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है थोड़ी सी, हमें आपका माइक ज़रा आपसे दूर है। नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जायज़ा हम ले रहे हैं मुल्क की मैशत का, मुल्क की सियासत का। 2021 में कैसी रही, 2022 में क्या नतीजा निकलेगा, क्या इन हालात पर काबू पाया जा सकेगा? जैसे कि नज़ीर लगाई साहब ने कहा कि हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन ख़ुद भी यकसू नहीं है। अपोजिशन नहीं चाहती कि हुकूमत के ख़िलाफ़ इन हाउस तब्दीली आए या हुकूमत को कोई टफ टाइम दिया जा सके। मुजीबर रहमान शामी साहब समझते हैं कि अपोजिशन में मुस्लिम लीग नवाज़ इन हाउस तब्दीली के हक़ में नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि इन हाउस तब्दीली आ जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ इस हक़ में नहीं थी। नज़ीर लगारी साहब, हुकूमत के लिए 2022 अब बड़ा अहम साल होगा
क्या अपने जो है मनसूबों पर मुकम्मल अमल कर पाएगी, गवर्नेंस बेहतर कर पाएगी, इलेक्शन की तैयारी कर पाएगी? क्योंकि इलेक्शन तो आने वाले हुकूमत के लिए बड़े अहम अब अरसा बचा है। देखें, बात यह है कि हम बहुत सी चीज़ों के बारे में बहुत इस तरह से अंदाजे लगाते हैं कि जो चीज़ें हमारे सामने आए हालात भी वैसे ही हैं। मैं बाज़ दफ़ा सरेआइन है और पसे आईना कुछ और होता है। जो हमें सामने नजर होता नहीं है। हम देख रहे हैं कि हुकूमत है, मगर ये विजिबल हुकूमत है, इनविजिबल भी कोई है। आपको पता है कि जो एक किताब आई थी, जो हिटमैन थे आलमी सुपर पावर के, वो हिटमैन किस तरह जाते हैं और किस तरह से दुनिया की मईशतों को और दुनिया के हालात को कंट्रोल करते हैं। वो हिटमैन हम आपके मुल्क में पहुंच चुके हैं, वो आपके इदारों में अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। वो दाखिली जो खुद मुख्तारी है उससे बालातर खुद मुख्तारी वो मांग रहे हैं और उनको अता की जा रही है। मैं वापस आता हूँ नज़ीर गाजी साहब, आपकी तरफ वापस आता हूँ। मज़हर अब्बास साहब भी हमारे मौजूद है, मुल्क के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार। मज़हर अब्बास साहब, 2021 कैसा रहा? 2022 से आपको तौक़ुआत क्या हैं? शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, 2021 गैर यकीनी सूरत हाल रही, सियासी तौर पे भी, माशी तौर पे भी हमें इस्तेकाम नज़र नहीं आया और उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो तनाव है उसमें इजाफा हमें नज़र आता है। और जाहिर है जब इजाफा होगा, अपोजिशन शोर शराबा करेगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है। दूसरा ये कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अब चाहे आप अनपॉपुलर डिसीजंस कहें, गवर्नमेंट उसका दिफा इस तरह करती है कि जी हमारा कसूर नहीं है और दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है, ये वो कर रहे हैं, लेकिन लोगों की सतह पे फिर वो बात एक्सेप्ट नहीं होती। लोग फिर देखते हैं कि आपने तो ये वादे किए थे, ये वादे किए थे, तो और आप देखें कि डॉलर इस वक्त 180 पर पहुंच गया है, तो आप लोगों को जितना भी मुतमईन करना चाहें, ये वो चीज़ होती है महंगाई जो कोई भी गवर्नमेंट मुतमईन नहीं कर सकती। अगर चीज़ें बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं, तो आप लोग उसमें इफ और बट्स नहीं निकालते, वो फिर सीधा सीधा हुकूमत को ब्लेम करते हैं। तो मेरा ख्याल है माशी और सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो 2021 में रहा। बाकी अपोजिशन अपने तय कुछ नहीं कर सकी। ठीक है। अपोजिशन का फेलियर था 2021 में बहुत बड़ा, वो ना अपना इत्तेहाद आगे बढ़ा सके, ना वो वैसे ही चैलेंज कर सके। हाँ, ये अलग बात है कि अपोजिशन ने इंतखाबी सियासत अगर हम कहें तो इंतखाबी सियासत में PMLN ने बाई इलेक्शंस जितने भी हुए उनमें से एक माह सिवाय एक के सारे बाई इलेक्शन जीते, 11 के करीब। इसी तरीके से बिल्कुल आखिरी महीने में हमने देखा कि JUI ने एकदम बड़ा सरप्राइज दिया PTI को खुद। हालांकि JUI का भी खैर वो होम ग्राउंड है, लेकिन PTI को उनके होम ग्राउंड पर शिकस्त दी। 8 साल से उनकी हुकूमत थी। बिल्कुल ठीक। तो ये कुछ चीज़ें अपोजिशन के को रिलीफ देती हैं, लेकिन ओवरऑल अपोजिशन इसके बावजूद कि सेनेट में उनकी मेजॉरिटी थी, वो हुकूमत को कोई रेजिस्टेंस नहीं दे सके, बल्कि चेयरमैन सेनेट वही साहब वापस आ गए के खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक 2020 में नाकाम हुई थी। तो ये अपोजिशन के फेलियर्स हैं। PTI का सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने अभी आपको बताया, सियासी और माशी अदम इस्तेकाम, फिर PTI वर्सेस PTI ज्यादा नजर आता है हमें, PTI वर्सेस अपोजिशन कम नजर आता है। मज़हर अब्बास साहब, 2021 का अगर आप जायजा लें तो मीडिया के लिए क्या मुश्किल साल था और 2022 में क्या आसानियां होंगी या मुश्किल होगी? मीडिया बहुत दबाव में रहेगा मलिक साहब। मीडिया के 2-3 मसले मसाइल हैं। एक तो हुकूमती और रियासती दबाव मीडिया पर कायम रहेगा। मीडिया में और मीडिया से मुंसलिक तंजीमों के इख्तलाफात की वजह से भी चीज़ें ख़राब हुई हैं। और चूँकि जिस तरीके का अब मीडिया है और जितना प्रेशर है मीडिया के ऊपर, उसमें हमें नज़र आएगा 2022 और 2023 में जो है ये सूरत हाल और ज़्यादा जो है वो शदीद होगी, क्योंकि मीडिया अंडर अटैक हो सकता है। जब जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन होगी, आपने एक खबर किसी के हवाले से दी तो आपको कहीं भी ब्रैकेट किया जा सकता है। तो ये मीडिया और सहाफ़ियों के लिए ख़ास तौर पे 2021 भी कोई बहुत अच्छा साल नहीं रहा।
और 2022 भी मुझे लगता है कि मीडिया के लिए मुश्किल साल रहेगा। 2022 का साल मतलब साहब इलेक्शन का साल हो सकता है। कुछ लोग ये तोको कर रहे हैं कि शायद मार्च के बाद मुल्क में बड़ी तब्दीलियां आएंगी। हाँ, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन जो तब्दीली के जो कुछ इशारे होते हैं वो कम से कम मुझे नज़र नहीं आ रहे। हो सकता है कि शायद मैं गलत हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ हुकूमत के अंदर से लोग निकल कर जाना शुरू कर देते हैं, कुछ इस तरह के इशारे होते हैं, वो इशारे अभी तक नज़र नहीं आए मुझे। हाँ ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर बनाते हैं इत्तेहादी, उनको वो फिर मान जाते हैं। कोई एक इत्तेहादी भी बड़ा इत्तेहादी MQM और PMLQ में से अभी तक निकला नहीं है। जो उनके अंदर कुछ लोग हैं जिनके रवाबित रहते हैं, वो भी हुकूमत पे जो है, वो हुकूमत से अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि उनमें से कोई हुकूमत। तो जो इशारे हमने माजी में देखे हैं कि जो कुछ लोग छोड़ के जाते हैं, वो इस तरीके से फिर हुकूमत की तब्दीली का सफ़र शुरू हो जाता है। तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि ठीक है, इमरान खान दबाव में भी हैं, मुश्किल में भी हैं, उनकी हुकूमत कमज़ोर भी नज़र आती है, कमज़ोर हुई भी है, लेकिन मुझे 2022 में इमरान खान जाते नज़र नहीं आ रहे। नज़र नहीं आते आपको? मुझे नहीं नज़र आ रहे। क्योंकि नज़ीर गारी साहब इलेक्शन होते आपको भी नज़र नहीं आते? ये तो बहुत सही बात है कि उसके आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रहता है, और मैं समझता हूँ कि इंटेंशनली पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि नवाब लियाकत अली खान अगस्त 1947 में वज़ीर आज़म बने और अक्टूबर 1951 में उन्हें शहीद कर दिया गया। 4 साल 2 महीने 1 दिन उनका इक़्तिदार रहा है, और उसके बाद से लेकर आज तक किसी वज़ीर आज़म को इस मुद्दत को क्रॉस नहीं करने दिया गया। कोई भी वज़ीर आज़म रहा हो, उसने इस मुद्दत को क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, मजहर अब्बास साहब, मियां नवाज शरीफ की वापसी का साल हो सकता है 2022? देखिए खैर, हम पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगेन मेरा तजिया बहुत से हमारे तजियाकारों से थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है, मैं गलती हूँ, लेकिन मुझे जब तक इमरान खान वजीर आज़म है, नवाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं नजर आ रहे। इलेक्शन से पहले आ सकते हैं? अगेन अगर इलेक्शन होंगे तो इंटरिम गवर्नमेंट कराएगी ना, तो इंटरिम गवर्नमेंट अगर फॉर्म हो जाती है तो मियां साहब वापस आ सकते हैं इंटरिम गवर्नमेंट के पीरियड में। लेकिन इस स्टेज पर यानी अगर उन्हें ये कोई अंडरस्टैंडिंग ना भी हो तब भी, या कोई अंडरस्टैंडिंग हो भी तब भी, ये सूरत हाल कोई भी ये कैसे गारंटी दे सकता है? क्योंकि देखें, बहुत सिंपल सी चीज़ है, मियां साहब जैसे ही आएंगे वो गिरफ्तार हो सकते हैं क्योंकि उनकी अपील रिजेक्ट हो गई है। अब वो अब वो दोबारा अपील अब वो करेंगे, अपील उनकी जब चलेगी तो उन्हें कोर्ट में जाना पड़ेगा उसमें। तो मेरा ख्याल है जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो मुझे नहीं लगता कि मियां साहब इसलिए वापस आएंगे कि जेल चले जाए। ठीक है, नज़ीर गारी साहब, फाइनल कमेंट आपसे, चंद सेकंड रह गए हैं। मियां नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं 2022 में? मैं मजहर साहब की बात से मुत्तफिक हूँ। ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे हैं और कि उन्हें कोई सियासी अमल में हिस्सा लेने दिया जाए मौजूदा हालात में। कल उनका कोई भी किरदार हो सकता है, लेकिन आज के हालात में उनका कोई किरदार सरेदस्त नज़र नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर गारी साहब। मजहर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।